नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज़ चल रही है एपिसोड नंबर 13, जिसमें हम बात कर रहे हैं लघु पाराशरी की। अभी तक हम 8 श्लोकों की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 9 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 9 में अष्टम भाव और लग्न भाव, इन दोनों का महत्व बताया गया है। श्लोक क्या कहता है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। इसका भावार्थ है, भाग्य का व्यय अधिपति होने के कारण अष्टमेश शुभप्रद नहीं होता है। यदि वह लग्न का भी स्वामी हो तो अशुभ होने पर भी शुभ फल का संगठन कराता है, अथवा अष्टमेश स्वयं हो अर्थात दूसरे स्थान का स्वामी न हो तो भी शुभ कारक होता है। ठीक है, इसका भावार्थ ये हो गया। सीधे सीधे जो इस श्लोक में बात कही जा रही है, ये लघु पाराशरी कहती है कि भाग्य का व्यय अधिपति होने के कारण रंध्रेशो मतलब अष्टम भाव न शुभप्रद, शुभप्रद नहीं होता है। स एव शुभ संधाता, लेकिन ये शुभ संधाता मतलब योग कराता है, शुभ योग कराता है। लग्नाधीशोपि चेत स्वयं, यदि लग्न का अधिपति हो जाए तो। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। एक कुंडली ले लेते हैं, उस पर बात करते हैं। चलिए, ये एक कुंडली है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, इस श्लोक में जो बात आ रही है वो ये आ रही है, भाग्य अर्थात नवम स्थान से। भाग्य भाव ये हो गया नवम स्थान, भाग्य अर्थात नवम स्थान से द्वादश या व्यय स्थान का स्वामी, व्यय स्थान इसका ये हो गया। देखिए, पहले भी हमने बात करी है, हम हर एपिसोड में बात करते आ रहे हैं, और आई थिंक लघु पाराशरी के तो लगभग सभी श्लोकों में हमने ये बताया है कि प्रत्येक भाव से कैलकुलेशन हमें करनी होती है। हम लोगों को प्रत्येक भाव से कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे जब भी हम कुंडली देखेंगे तो हर भाव के सापेक्ष दूसरा भाव देखेंगे। जैसे ये लग्न हो गया, ये तो एक हमारी लग्न कुंडली हो गई। लग्न के सापेक्ष हम पूरी कुंडली को देखते हैं। लग्न का मतलब वो व्यक्ति जिसकी कुंडली देखी जा रही है। इसी प्रकार से जब हम 4th हाउस से रिलेटेड कंटेंट्स की बात करते हैं तो 4th हाउस के सापेक्ष हम पूरी कुंडली को देखते हैं। इट मीन्स 4th हाउस के सापेक्ष अगर देखना हो तो 4th हाउस का ये वाला भाव 5th हाउस, इसका दूसरा भाव हो गया, द्वितीय भाव हो गया, इसका तीसरा भाव हो गया, चौथा भाव हो गया, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, है ना। इसी तरह से हम पूरी कुंडली को देखेंगे इसके सापेक्ष। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि भाग्य भाव की, हमारा जो केंद्र बिंदु है आज का, जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, जो हम जिस श्लोक को समझना चाह रहे हैं, उसका जो केंद्र है वह भाग्य भाव है। यहाँ पे देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात होती है, जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं ना, किसी ऑथेंटिक लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक एक चीज़ पर हमें ध्यान देना होता है। यदि हम किसी भी चीज़ को स्किप कर देते हैं ना, एक शब्द को भी स्किप कर देते हैं ना, तो वो फिर महत्व उसका बदल जाता है। तो इसलिए लगातार जब हम लघु पाराशरी की बात कर रहे हैं तो हर श्लोक के एक एक अर्थ पर हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे जो बात आई है, यहाँ लिखा गया है कि भाग्य व्ययाधिपत्येन, भाग्य मतलब केंद्र बिंदु क्या है, भाग्य भाव। हालांकि बात हो रही है अष्टम भाव के बारे में, इसके व्यय भाव के बारे में, अष्टम भाव के बारे में हो रही है, लेकिन अष्टम भाव केंद्र नहीं है, केंद्र बनाया गया है भाग्य भाव को। भाग्य भाव, भाग्य व्ययाधिपत्येन, भाग्य भाव का व्यय अधिपति, व्ययाधिपत्येन का मतलब होता है भाग्य भाव का व्यय का अधिपति। इससे व्यय भाव 8th हाउस हो गया, और 8th हाउस के लॉर्ड की बात हो रही है, क्योंकि ये लिखा गया है ना कि व्ययाधिपत्येन, व्यय का अधिपति,
है ना। तो अष्टम भाव की बात हो रही है और इसमें भी इसके लॉर्ड की बात हो रही है। इसमें हम दोनों चीज़ कंसीडर करेंगे, हम अष्टम भाव को भी करेंगे और इसके लॉर्ड को भी करेंगे। रंध्रेशो, नाम क्या है इसका? रंध्र। रंध्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो छिद्र से होता है। तो इट मीन्स कि रंध्रेशो जो शब्द लिया गया है, अष्टम भी तो कह सकते थे, नहीं कहा। रंध्रेशो का मतलब क्या कहा गया? इसको इंडिकेट किया गया है कि ये कुंडली का सबसे ज़्यादा अशुभ भाव होता है। न शुभ प्रद, शुभ नहीं होता है, भाग्य भाव का व्यय स्थान होने के कारण। देखिए क्यों ये अष्टम भाव रंध्र भाव क्यों बन गया, सबसे अशुभ भाव क्यों बन गया? क्योंकि ये भाग्य भाव का व्यय भाव है। भाग्य भाव से मतलब ये हो गया है कि आप किसी भी चीज़ में वर्किंग करते हैं कि अपने जीवन को जीने का जो, देखिए लग्न वो व्यक्ति जिसकी कुंडली देखी जा रही है उसका भाग्य, उसका भाव क्या मतलब? जीवन को सरल बनाने का माध्यम जो होता है वो भाग्य भाव होता है। वो उसका जब व्यय हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइफ हार्ड हो गई, स्ट्रगलिंग लाइफ हो गई, संघर्ष बढ़ गया जीवन में, परेशानियां बढ़ गई जीवन में, अशुभता बढ़ गई जीवन में, जीवन सरल से कठिन की तरफ चला गया। तो इसका व्यय का मतलब होता है कि जीवन बेसिकली बहुत हार्ड हो गया है, इसलिए इसको रंध्र स्थान कहा गया है। ये शुभ नहीं होता है। एक तो चीज़ ये मैसेज दिया गया है इस श्लोक के माध्यम से, क्योंकि अष्टम भाव नवम भाव का व्यय भाव है, इसलिए ये शुभ नहीं होगा। एक चीज़ होगी। अभी केवल हम शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं। दूसरी लाइन क्या कहती है? स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। लेकिन यह शुभ संधाता हो जाता है, शुभ हो जाता है। संधाता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधाता का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, योग कराना, योग कराता है। स एव शुभ संधाता, शुभ योग कराता है। लेकिन ये अष्टम भाव या इसका लॉर्ड शुभ योग कराता है किस कंडीशन में? कंडीशन ये है कि यदि यह लग्न का भी स्वामी हो जाए। लग्नाधीशो चेत स्वयं, स्वयं लग्न का अधिपति हो जाए। अब देखिए लग्न का अधिपति कैसे होगा? इसमें एक बहुत सरल माध्यम से अगर बात करी जाए, सरलतम माध्यम से अगर बात करी जाए तो केवल 2 लग्न हैं जो ये सेकंड लाइन कहना चाह रहे हैं। इसमें इन्होंने ये तो कहा कि ये लग्न का अधिपति भी हो जाए, तो ये शुभ योग भी कराता है, शुभ योग भी कराता है, अशुभ तो है। देखिए इसका जो श्लोक ये कहते, ये जो व्याख्याकार हैं, जो लघु पाराशरी के रचयिता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अष्टम भाव तो है ही, रंध्र स्थान तो है ही, शुभ तो नहीं हो सकता, लेकिन एक कंडीशन में शुभ से योग करा सकता है। देखिए मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर के दिमाग में ये बात सेट है, या उन्होंने ये पढ़ा है, उन्होंने ये समझा है। बेसिकली पढ़ा तो कुछ और है, समझा कुछ अलग है। एक जनरल सा सिद्धांत कह दिया जाता है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। श्लोक ये नहीं कहता है। हालांकि ये जो नियम है, ये जो सिद्धांत है, ये लिया तो इसी से गया है, लघु पाराशरी का ही सिद्धांत है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन समझने में चूक हुई। समझने में क्या चूक हुई? लघु पाराशरी ये नहीं कहती है कि अष्टमेश को, लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। इट मीन्स कि यहाँ भी वही राशि, यहाँ और यहाँ दोनों जगह जो राशि है, 8th हाउस में जो राशि है और लग्न भाव में जो राशि है, उन दोनों का लॉर्ड कोई एक ग्रह हो, कोई एक ग्रह हो। ये केवल एक ही कंडीशन में संभव है, या तो लग्न मेष लग्न हो। यदि मेष लग्न होगी तो 1 नंबर यहाँ पर होगा, और 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, वहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पर 8 नंबर। तो इट मीन्स कि दोनों का ही स्वामी मंगल हो गया, दोनों राशियों का स्वामी मंगल हो गया। तो इस कंडीशन में लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, या अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो जाए तो उसको दोष नहीं लगता, ऐसा कहा जाता है। अभी हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे, इसमें अमेंडमेंट हम करेंगे।
लेकिन एक सिंपल भाषा में जो नियम एस्ट्रोलॉजर्स में प्रचलित है केवल उसकी हम बात कर रहे हैं। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पर तुला लग्न हो। अगर यहाँ पर तुला लग्न होती है तो आप, तुला लग्न का मतलब 7 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर और यहाँ पे 7 नंबर, तुला लग्न और वृष लग्न यहाँ पर आएगी। तो वृष लग्न का, तुला लग्न का स्वामी हो गया शुक्र। तो केवल 2 ही लग्न ऐसी है, या तो तुला लग्न होगी या तो मेष लग्न होगी। उस कंडीशन में इसकी सेकंड राशि अष्टम भाव में पड़ती है, जो हमारा श्लोक कह रहा है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया, यहाँ पे एक शब्द आया शुभ संधाता। शुभ योग कराता है। शुभ, देखिए संधाता का जस्ट अभी जो मैंने बताया, संधाता का अर्थ जो होता है वो होता है योग कराने से। संधाता का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना मतलब योग। ये जितनी भी हम बात करते हैं, देखिए ज्योतिष की भाषा में जो योग कहा जाता है ना, राजयोग है क्या, मृत्यु योग है क्या, मृत्यु योग का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ भी केवल यही बात हो रही है कि शुभ संधाता, शुभ योग कराता है यदि लग्न का भी स्वामी हो जाए, ठीक है। तो एक तो क्लियर ये कर लीजिएगा आप कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कहता है या आपने पहले ही इस चीज़ को पढ़ा है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, तो ये गलत है। दोष तो लगता है क्योंकि रंध्र स्थान कह दिया गया। अष्टम भाव को रंध्र स्थान कहने का मतलब ही ये हो गया कि ये अशुभ तो है, और इतना अशुभ है, इतना अशुभ है कि ये पूरी कुंडली का सबसे अशुभतम भाव होता है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें त्रिषडाय भाव, त्रिषडाय मतलब त्रिषडाय का शाब्दिक अर्थ का, देखिए बार बार हम बात करते चले जा रहे हैं। एक बार जब शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं ना तो चीज़ें सरल बन जाती है। त्रिषडाय शायद आपको बार बार याद करना पड़ता होगा, 3, 6, 11, लेकिन इस शब्द में ही अर्थ डेफिनेशन है इसकी पूरी। त्रि मतलब तीसरा भाव, षड मतलब छठा भाव, त्रिषडाय, आय मतलब 11th हाउस। 11th हाउस को आय स्थान कहते हैं और 12th हाउस को व्यय स्थान कहते हैं। तो आय स्थान ये हो गया तीसरा, छठा, त्रिषड आय, त्रिषडाय, 3, 6 और 11। 3, 6 और 11 भाव से भी ज़्यादा अशुभ जो माना गया है वो अष्टम भाव माना गया है। किसी भी ग्रंथ की अगर बात करें, किसी भी ऑथेंटिक ग्रंथ की बात करें, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर ग्रंथ होगा तो वो यह कहता है कि कुंडली का सबसे अशुभतम भाव 8th हाउस है। 8th हाउस क्यों है? क्योंकि ये भाग्य भाव का व्यय स्थान हो गया, ये लघु पारशरी कह रही है। लेकिन कुछ लिटरेचर ये भी कहते हैं क्योंकि लग्न भाव का ये मृत्यु भाव है। देखिए 2 चीज़ होती है, जीवन कब तक? जब तक मृत्यु ना हो। अब मृत्यु हो गई तो जीवन कैसा? जीवन नहीं होगा। तो अष्टम भाव लग्न का पूरक भाव है। लग्न को जो भय है, लग्न को भय तो नहीं कहेंगे, लेकिन लग्न को जो पूरक बनाता है वो अष्टम भाव बनाता है। अगर आयु अच्छी होगी तो लग्न स्ट्रांग होगी। तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो भी अष्टम भाव अशुभ भाव होता है, अशुभ भाव माना गया है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ हमने जो बात कर रहे हैं वो हम शाब्दिक अर्थ की अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिर अगेन मैं ये कहना चाहूँगा जो मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा, यहाँ पे आपको जब भी बात कर रहे हैं तो किसी भी व्यय स्थान की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम भाग्य भाव के व्यय स्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल भाग्य भाव के सापेक्ष क्योंकि हम देख रहे हैं इस श्लोक को, तो इसलिए अष्टम भाव। आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो गया होगा इतने लंबे वार्तालाप के बाद। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और समझनी है। देखिए यहाँ पे जो लग्न भाव और अष्टम भाव के संबंध की जो बात आ रही है कि अगर दोनों राशियाँ एक ही ग्रह की हों तो ये शुभ संधाता हो जाता है, शुभ योग कराने वाला हो जाता है। इसका अशुभता तो खत्म नहीं होगी, लेकिन अशुभ होने के साथ साथ ये शुभ प्रभाव भी देगा, एडिशनल है ये। लेकिन
एक नियम हमारा जो इन जनरल लास्ट वीडियो में हमने बात करी, लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी, दोनों पार्ट नंबर 2 लघु पाराशरी का, पार्ट नंबर 3 दोनों में ही हमने एक चर्चा करी थी कि कोई भी ग्रह अगर त्रिषडाय का स्वामी हो और त्रिकोणीय का भी स्वामी हो तो ये एक तरह से न्यूट्रल वाली स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि त्रिषडाय होने के कारण अशुभ प्रभाव और त्रिकोण होने के कारण शुभ प्रभाव, तो शुभ और अशुभ दोनों फल का मतलब हो गया कि एक तरह से न्यूट्रल हो गया इसका। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो बात आई है, ये लग्न जो है वो तो शुभ परिणाम देने वाला है, शुभ भाव होता है, अष्टम भाव जो अशुभ प्रभाव देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं शुभ संधाता की, शुभ योग भी देगा, शुभ योग भी देगा। इसका मतलब ये हो गया कि अशुभ योग तो देगा ही देगा, लेकिन शुभ योग भी देगा। अब आप यहाँ पे इन दोनों के शुभता से अशुभता क्लैश नहीं हुई, जबकि होना क्या चाहिए था, जो हम लगातार बात करते चले आ रहे हैं कि एक शुभ हो गया एक अशुभ हो गया तो इसका मतलब न्यूट्रल हो गया, सम फल देने वाला हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे शुभ भी देने वाला होगा। लेकिन एक और गौर करने वाली बात है क्या कि अष्टम भाव और लग्न भाव जब क्लैश किए तो शुभ योग देने वाला ज़्यादा बना, क्योंकि शुभ की चर्चा हुई, शुभ का शुभ शब्द को श्लोक में जोड़ा गया, स्पेशली अशुभ को नहीं जोड़ा गया। हमारी श्लोक ने यही तो बात कही, हमने श्लोक ने क्या कही, स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। शुभ संधाता, शुभ एवं अशुभ संधाता नहीं, केवल शुभ संधाता। तो शुभ शब्द पे स्पेशली स्ट्राइक किया गया, जोड़ दिया गया, इसको जोड़ा गया शुभ शब्द को। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लग्न की बात करें और अष्टम भाव की बात करें तो दोनों में यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो लग्न भाव अष्टम भाव से पावरफुल है। अभी हम बात शुभ या अशुभता की नहीं कर रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं पावर की, शक्ति की, क्षमता की। अब पावरफुल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अशुभ है अष्टम भाव और लग्न शुभ है। लेकिन जब इन दोनों की टक्कर हुई आपस में, जब इनका आपस में कंपैरिजन हुआ तो जीत किसकी हुई, जीत हुई लग्न भाव की। अच्छा, एक बात और समझिए कि जो श्लोक ने हमारे कहा, हमारे अभी तक तो हम यही बात करते आ रहे हैं कि शुभ अशुभ इजगल टू न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पे जो बात आई वो आई कि अगर शुभ और अशुभ इजगल टू एडिशनल शुभ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा पावरफुल है। क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी तो एक विचार का विषय है ना, कि ऐसी क्या बात कि वो अशुभतम भाव से टकराने के बाद भी शुभता प्रदान कर रहा है। इसका कारण जो है वो ये है कि लग्न भाव केंद्र भी है, केंद्र का अधिपति भी है। 1, 4, 7 और 10 केंद्र भाव होते हैं और 1, 5 और 9 त्रिकोण भाव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको केंद्र का भी टाइटल मिला हुआ है और इसको त्रिकोण का भी टाइटल मिला हुआ है, दोनों टाइटल इसको मिले हुए हैं। तो ये केंद्र भी है त्रिकोण भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया। अब एक और चीज़ होती है, ये पावरफुल इतना हो जाता है, शुभ इतना हो जाता है कि जब बात होती है ना केंद्रों की, तो 4, 7 और 10 भावों को कंसीडर किया जाता है, लग्न को कंसीडर नहीं किया जाता है। त्रिकोणों में पंचम और नवम को कंसीडर किया जाता है, लग्न को नहीं किया जाता। जबकि सभी लिटरेचर ये कहते हैं कि केंद्र और त्रिकोण दोनों की भूमिका में होता है ये। इसका मतलब ये हो गया जब कंपैरिजन की बात आती है तो ये इसका स्तर जो है वो इन तीनों केंद्रों से कहीं ऊपर है और इन दोनों त्रिकोणों से कहीं ऊपर है। तो इसका मतलब हो गया, देखिए इसमें त्रिकोण की कैसे डायग्नोस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं त्रिकोण।
त्रिकोण आइडेंटिफाई करने का एक तरीका जो होता है वो ये होता है कि इससे पंचम और इससे पंचम और इससे पंचम, लग्न से पंचम स्थान और पंचम से फिर पंचम स्थान नवम भाव, और नवम भाव से फिर पंचम स्थान लग्न भाव। तो ये हमने जब नवम भाव की बात करी थी तो हमने बात की थी त्रिकोण की, त्रिकोण का भी त्रिकोण, इसका मतलब पंचम से भी ज़्यादा पावरफुल और कुंडली का बहुत ज़्यादा पावरफुल भाव, क्योंकि भाग्य, तभी तो इसको भाग्य भाव कहा। लेकिन इससे भी, इसका भी जो त्रिकोण है वो लग्न भाव है, इसलिए इसको त्रिकोण में कंसीडर नहीं किया जाता है, इसको तो केवल लग्न में ही कंसीडर किया जाता है। इसमें तो इतनी पावर है कि अष्टम जो अशुभतम भाव है उसको भी जब टक्कर होती है तो जो भी व्यक्ति होता है उसको शुभता प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझनी है, दो राशियाँ और हैं के अलावा दो राशियाँ और हैं। एक तो राशि हुई वृश्चिक और एक राशि हुई वृष। अब वृश्चिक राशि होगी तो इसके छठे स्थान में मंगल की ही राशि पड़ेगी, मेष राशि पड़ेगी, और अगर वृष राशि होगी तो तुला राशि इधर पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि चलिए पहले काउंट कर लेते, पहले समझ लेते हैं पढ़ भी रही है कि नहीं पढ़ रही है, कहीं कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है। मैं अगर वृश्चिक राशि की बात करते हैं, यहाँ पे 8 नंबर होगा तो 8, 9, 10, 11, 12 और 1, इसका मतलब 8 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, दोनों मंगल की राशि है। इसका मतलब ये हुआ कि षष्ठेश और लग्नेश एक ही है। दूसरा हमने लिए थे वृष राशि, वृष राशि का मतलब 2 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 2 नंबर यहाँ, 7 नंबर यहाँ, दोनों शुक्र की राशि है। तो जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, अष्टमेश का दोष नहीं लगता, अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, या अष्टमेश होने के बाद भी शुभ परिणाम दे देता है, शुभ परिणाम देता है, एडिशनल शुभ परिणाम भी दे देता है, शुभ परिणाम से योग कराता है, शुभ योग कराता है। इसी प्रकार से जब षष्ठम का होगा तो षष्ठम तो इतना अशुभ नहीं है जितना कि अष्टम भाव है। अष्टम तो अशुभतम भाव है कुंडली का, लेकिन षष्ठम भाव केवल त्रिषडाई भावों में गिनती होती है, इसकी अशुभ भाव में गिनती होती है, नॉर्मल अशुभ भाव में गिनती होती है। क्योंकि त्रिषडाई की अगर बात करें तो त्रिषडाई में इससे भी ज़्यादा अशुभ अगर माना जाएगा तो फिर 11th हाउस को माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर केवल षष्ठम भाव है तो लग्नेश को फिर षष्ठम होने का भी दोष नहीं लगेगा, षष्ठमेश होने का भी दोष नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर दोनों एक राशि हो गई यहाँ पर, तो चाहे राशि होगी वृश्चिक राशि होगी या वृष राशि होगी, तो वृश्चिक राशि होगी तो मंगल और वृष राशि होगी तो शुक्र, इसमें शुभता प्रदान करने वाला होगा, शुभ योग कराने वाला होगा। तो जैसे यहाँ पे अष्टम के लिए नियम है, वही नियम यहाँ पे षष्ठम भाव के लिए कार्य करेगा। अब देखिए, अब इससे निष्कर्ष क्या निकला। अब इससे निष्कर्ष एक बहुत बड़ा जो हमारे हाथ एक सूत्र लगा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व हमें पता चला ना, वो लग्न का महत्व पता चला। इससे निष्कर्ष ये निकला कि लग्न स्थान में ऐसी विशेषता है कि वह अपने प्रभाव से भी बड़े से बड़े अशुभ फल को भी घटा सकता है। लग्न भाव में एक शुभता क्या होती है, देखिए ये भी एक नियम बन गया, इस श्लोक के माध्यम से ये भी एक नियम बन गया कि इसमें इतनी पावर है कि ये बड़े से बड़े अशुभ फल को भी घटा सकता है। यहाँ पे घटाने की बात कर रहे हैं, खत्म नहीं कर सकता। अगर आपने अभी तक ये पढ़ा है या आपने अभी तक ये सुना है या अभी तक ये आपने समझा है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, तो वो गलत है। लघु पारश्री ऐसा नहीं कहती। लघु पारश्री ये कहती है कि उसके अशुभ प्रभाव को कम कर देता है। इसी तरह से षष्ठम भाव के लिए भी और अष्टम भाव के लिए दोनों, तो इतना पावरफुल हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अष्टम की दूसरी राशि त्रिकोण में पड़ जाए, क्योंकि लग्न से अगर बात करी जाए तो लग्न से जो सेकंड डाउन शुभ है, ये तो शुभतम हो गया, सबसे ज़्यादा शुभ हो गया। ये मैक्सिमम जो हाइट है शुभता की वो लग्न में है, लेकिन इससे जो सेकंड डाउन है शुभ,
अगर वो उसमें दूसरी राशि पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पे मकर राशि हो और यहाँ पर कुंभ राशि हो, तो दोनों शनि की राशि हो गई, तो क्या होगा? तब भी इस कंडीशन में जो इसकी अशुभता है उसमें कमी तो आएगी, लेकिन उतनी नहीं आएगी कि ये शुभता प्रदान कर दे। इसकी अशुभता में कमी आएगी, क्योंकि फिर वही नियम काम करेगा। अशुभ जब शुभ से क्लैश करेगा तो सामान्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो अशुभतम भाव है ना, यहाँ तो लग्न से कंपैरिजन अष्टम भाव का हो रहा था। लेकिन यहाँ जो अगर हम बात करें 9th हाउस की, क्योंकि सेकंड डाउन तो शुभ है ही है, लग्न के बाद सबसे ज़्यादा शुभतम जो भाव है वो भाग्य भाव है। तो जब इसकी और इन दोनों की बात होगी, अगर शनि की मकर राशि और कुंभ राशि अगर हो गई, तो इसमें शुभ से तो योग नहीं कराएगा, लेकिन हाँ इसकी अशुभता में कमी कर देगा। या फिर इससे इसका संबंध बन जाए पंचम भाव से, या इसका संबंध बन जाए किसी केंद्र से, तो उस कंडीशन में अष्टम भाव के जो कंटेंट्स हैं, उसके जो नेगेटिव कंटेंट्स हैं, उसमें कमी आ सकती है। कितनी कमी आएगी, किस परसेंटेज में आएगी, वो डिपेंड करता है कि और दूसरी स्थितियां क्या है, या किस स्थिति में वो कितना फेवर कर रहा है कुंडली को शुभता में, सेकंड वाली राशि। लेकिन शुभ तो योग नहीं कराएगा, शुभ तो केवल लग्न ही कराएगा और कोई नहीं कराएगा। मान लीजिए यहाँ पर कर्क राशि हो, कर्क राशि अगर होती है तो ये 4 नंबर होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। कर्क राशि अगर हो तो 10 नंबर मतलब मकर राशि और कुंभ राशि। अगर ये राशि हो, जैसे कि हमने त्रिकोण की बात करी थी, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि ये इसके अशुभ परिणामों में कमी आ जाएगी, लेकिन अशुभ परिणाम तो रहेंगे, शुभ से योग नहीं कराएगा ये भी। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी चीज़। देखिए, हमने दोनों स्थितियों को समझ लिया, हमने अष्टम भाव की स्थिति को भी समझ लिया और हमने लग्न की स्थिति को भी समझ लिया। लग्न किसके लिए फेवर कर सकता है? अष्टम भाव के लिए फेवर कर सकता है लग्न, क्योंकि सेम अगर राशि होती है तो। लग्न षष्ठम भाव के लिए ही फेवर कर सकता है यदि सेम राशि होती है। इसकी भी हमने बात करी, इसकी भी हमने बात करी। अब हमारे अशुभ भाव कौन से बचे? हमारे अब 2 और मेजर अशुभ भाव बचे। 2 और द्वादश की तो हम पहले बात कर ही चुके हैं, क्योंकि ये तो सम रिएक्ट करेंगे, दूसरी राशि के अनुसार रिएक्ट करेंगे। हमारे 2 भाव और बचते हैं, एक तो हमारा तृतीय भाव बचता है और हमारा एकादश भाव बचता है। अभी हमने बात करी थी लग्न से षष्ठम भाव का संबंध की। अब कोई भी लग्न ऐसी होती नहीं है जिसमें कि अगर तीसरे भाव में राशि हो उसकी और लग्न में राशि हो, सेम राशि हो जाए, ऐसी कोई सी भी लग्न नहीं होती कि इन दोनों की सेम राशि हो जाए। और इसी प्रकार से कोई ऐसी लग्न नहीं होती कि इन दोनों में सेम राशि हो जाए। सेम राशि से मतलब ये हो गया कि उस राशि का लॉर्ड एक ही ग्रह हो, इसका मतलब ये हुआ। तो कोई ऐसी लग्न नहीं होती जिसमें कि सेम लॉर्डशिप वाली कोई राशि रिफ्लेक्ट करे दोनों जगह, ना तो इन दोनों में ना तो इन दोनों में। ठीक है, तो ये भी बात खत्म हो गई। तो अब हमारा जो ओवरऑल जो हमने समझा, हमने लग्न का और अष्टम का संबंध, लग्न का और अष्टम दोनों का हमने समझ लिया। देखिए, अब एक चीज़ और इस विषय से थोड़ा सा, इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके, लग्नेश की दूसरी राशि यदि केंद्र में हो, केंद्राधिपत्य के दोष को भी वह लग्नेश निश्चित रूप से कम कर देगा। जैसे हमने बताया था ना, केंद्राधिपत्य दोष अगेन मैं रिपीट करूँगा, बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि शुभ ग्रह की राशि अगर इन तीनों भावों में से किसी भाव में पड़ती है या तो वह शुभ फल नहीं देगा। अगर अशुभ ग्रह की कोई राशि इन तीनों भावों में पड़ती है, चतुर्थ, सप्तम और दशम में, तो वह अशुभ फल नहीं देगा।
ये केंद्राधिपत्य की परिभाषा होती है। अब आप ये मानिए कि शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देगा। देखिए, अशुभ अशुभ नहीं देगा, ये तो अच्छी बात हो गई, इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये है कि शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देगा, ये थोड़ा सा पेनफुल है। शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देगा, लेकिन वही शुभ ग्रह यदि लग्न का स्वामी हो जाएगा तो क्या होगा? तो क्या ये केंद्राधिपत्य दोष के दोष को भी कम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। इसका जवाब है हाँ, यस, करेगा। केंद्राधिपत्य दोष के दोष को भी कम ये करने में सक्षम है लग्न। अब ये कंडीशन किस में बनेगी? ये कंडीशन बनेगी 4 लग्नों में। या तो यहाँ पर मिथुन लग्न हो लग्न में, या तो यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली हो। मिथुन लग्न की कुंडली होगी तो दूसरी राशि 3, 4, 5, 6 यहाँ पे पड़ जाएगी, केंद्र में पड़ गई। यहाँ पे 3 और यहाँ पर 6 दोनों बुध की राशि हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि या फिर यहाँ पे कन्या राशि हो, कन्या लग्न हो, तो कन्या लग्न होगी तो 10th हाउस में मिथुन लग्न आएगी। तो या तो कन्या लग्न हो या तो मिथुन लग्न हो, तो दूसरी राशि केंद्र में आ जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? केंद्राधिपत्य दोष का अशुभ प्रभाव व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि बुध पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। 2 राशियां तो ये हो गई, एडिशनल 2 राशियां और हैं। वो राशियां हैं गुरु की, या तो धनु राशि या तो मीन राशि। धनु राशि होगी तो क्या होगा? यहाँ पे 9 नंबर, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 4th हाउस में दूसरी राशि आ गई। और यहाँ पे 12 नंबर हुआ तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th हाउस में 9 नंबर। इसका मतलब धनु राशि, मीन राशि यहाँ, धनु राशि यहाँ, दोनों गुरु की राशि होगी। तो ऐसे में केंद्राधिपत्य दोष गुरु को भी नहीं लगेगा, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट्स लग्न खत्म कर देगा। तो इसका मतलब हो गया कि या तो धनु लग्न हो या तो मीन लग्न हो, तो गुरु उस व्यक्ति के लिए योग कारक होगा, शुभ योग कारक होगा। या फिर मिथुन लग्न हो और कन्या लग्न हो, मिथुन लग्न हो अथवा कन्या लग्न हो, तो बुध इस कुंडली में, उस संबंधित कुंडली में शुभ योग कारक होगा। ठीक है, तो इसकी हमने चर्चा करी। कुछ बहुत बड़ा सिद्धांत हमें सीखने को मिला। लग्न का महत्व हमें पता चला और अष्टम भाव का हमें महत्व पता चला। हमने जो समझा वो ये समझा कि लग्नेश में वह शक्ति होती है जो बड़े से बड़े अशुभ फल को भी कम कर सकती है। लग्न इज द मोस्ट पावरफुल हाउस ऑफ द होरोस्कोप। ये हमें ये सिद्धांत पता चला। आई होप आपने अच्छे से समझा, आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड करके समझाया जा रहा है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्लोक नंबर 10 और श्लोक नंबर 11 की, एक साथ 2 श्लोक की हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।